रियाज साहब, आपका खैर मकदम। पहला सवाल यही कि हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम्स हैं किस हद तक होते हैं और किस तरह के जराइम होते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी जितनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जी। लोग बहुत यूज़ हो रहे हैं, नए नए डिवाइसेस यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन यूज़ ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ जाती है, उतने ही ज़्यादा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इसको मिसयूज़ करते हैं और साइबर क्राइम केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एनालिसिस की बात देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स, तो जो ग्राफ होगा वो बढ़ता जा रहा है, न कि कम होता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और हमारे पास भी साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन जो है ये 2020 में इसके नोटिफाई हो गया है। 2020 से हमने यहाँ पे काम शुरू किया है एज एन पुलिस स्टेशन, और तब से लेके आज तक हमने भी देखा है कि दिन ब दिन साइबर क्राइम केसेस बढ़ते जाते हैं और हर महीने हर साल केसेस राइज होते जाते हैं, ना कि कम होते जा रहे हैं। किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और किस हद तक उनमें मुश्किलात होती है या किस हद तक आप हल कर पाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, लेकिन कुछ केसेस जो हैं कि जो ट्रेंडिंग है, अभी जो चल रहे हैं, जो ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे लोग हमने देखे हैं यहाँ पे जिनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। लाइक उसमें एक केवाईसी फ्रॉड हम जिसको हम कहते हैं। तो केवाईसी फ्रॉड एक ऐसा स्कैम है जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि वो रैंडमली मैसेज सेंड करते हैं लोगों को कि आपके जी सिम बंद होने वाले हैं, विद इन 24 आवर्स योर सिम विल बी ब्लॉक्ड। तो ऐसे मैसेज आते हैं और लोग जो हैं जब उन नंबरों पे कॉल करते हैं वापस, तो उनसे डिफरेंट तरीके से उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। कि लाइक कि उनको बोला जाता है कि आप कुछ ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसको हम एनी डेस्क बोलते हैं या टीम व्यूअर बोलते हैं। ये रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स होते हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद क्रिमिनल्स इस कंज्यूमर को या इस जो विक्टिम होता है, इनसे कहा जाता है कि आप अपने ही मोबाइल पे 10 रुपये का रिचार्ज कीजिए, और ज़्यादातर ये बोला जाता है कि बैंकिंग ऐप, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो बैंकिंग ऐप ही यूज़ करते हैं। जब वो बैंकिंग ऐप में 10 रुपये का रिचार्ज करते हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स ने ऑलरेडी उनका एक्सेस लिया होता है फ़ोन सा, उसके बाद जब वो 10 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो उसमें उनको लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाता है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी मिल जाता है। जो ही क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को ये चीज़ें मिल जाती हैं, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, उसके बाद वो जितने भी पैसे उसके अकाउंट में होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में आउटसाइड स्टेट। ये एक फ्रॉड है केवाईसी, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें हमने देखे हैं बहुत सारे यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है लोगों ने, साइबर क्रिमिनल्स ने इनके अकाउंट से निकालते हैं विक्टिम्स। ये एक है केवाईसी फ्रॉड। दूसरा हमारे पास जो ज़्यादा कंप्लेंट्स हमने देखे हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम है। उसके बाद है फेक लोन ऐप स्कैम है, जो आप देखेंगे अगर प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हज़ारों ऐसे ऐप्स मिलेंगे जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। उस टाइप के केसेस भी हमारे पास बहुत आए हैं। उसके बावजूद हमारे पास जो केसेस हैं, साइबर स्टॉकिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं। वो यहाँ पे हमने देखा है कि लड़कियों को स्टॉकिंग की जाती है, वो केसेस हमारे पास आते हैं। एक और न्यूली ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं फेक व्हाट्सएप डीपी स्कैम। फेक व्हाट्सएप डीपी स्कैम, उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं या डिग्निटरीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके फ़ोटो के अगेंस्ट एक फ़ेक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया जाता है। फिर उनके फ्रेंड्स या उनके कुलीग्स को मैसेज दी जाती है कि फॉर फाइनेंशियल हेल्प और सम अदर फेवर्स। उसमें भी हमने देखे हैं कि उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कुछ जो हैं वो विक्टिम बन गए। ये भी ये केस है। ऐसे तो गिने चुने, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, और ये सारे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपके सामने अभी इस वक्त है, सबसे ज़्यादा केसेस किसके हैं और किस हद तक आप अभी तक कामयाब हुए? हम एज एन साइबर पुलिस स्टेशन हम कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में हमने अभी तक 88 एफआईआर हमने रजिस्टर किए हैं फ्रॉम 2020, और इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट केसेस हमारे पास हैं, डिफरेंट केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बहुत सारे एक्यूज़्ड को भी अरेस्ट किए हैं, कुछ एक्यूज़्ड को हमने बाहर से भी अरेस्ट करके लाए हैं। और रही बात इसमें कि हम किस हद तक इसमें कामयाब हो गए, 2020 में लगभग हमने
80 लाख तक हमने उसमें सेव किया है 2020 में। बचाया पैसा लोगों का बचा है। 2021 में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने बचाया। और अभी ये 2022 की जो बात है, 2022 में हमने लगभग 1.3 करोड़ अभी तक हमने लोगों के पैसे जो सेव किए हैं और उनको वापस मिल गए हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें, अरेस्ट की बात करें कि अभी तक हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए हैं, चाहे वो बाहर से लाए हैं, चाहे वो यहाँ लोकली जो इन्वॉल्व केसेस में होते हैं। एक ज़माना था, शुरुआत की अगर हम बात करें, एक ज़माना था कि जब पहले चीज़ें आती थी कि वो इनामात आपने जीते हैं या आपने लॉटरी जीती है, वो उस तरह के केसेस आते थे। अब आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, इन्वेस्टमेंट की कितने कंप्लेंट्स आए अभी तक और इनमें किस तरह कितना पैसा इन्वॉल्व है? देखिए, जब साइबर क्रिमिनल्स जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो ये मैसेज जाती थी कि आपने ये लॉटरी जीती है या आपने ये गाड़ी जीती है या आप KBC में ये लकी विनर रहे हैं। इनिशियली उसमें बहुत सारे विक्टिम्स यहाँ पे भी आए हैं जिसमें उन लोगों का लॉस हुआ है। लेकिन बाद में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये भी दिन ब दिन ये ट्रेंड चेंज करते जाते हैं। हर टाइम ये देखते हैं कि अगर ये चीज़ लोगों को अब पता चल गई है कि इससे हम लोगों को फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, तो फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी जो कुछ ट्रेंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम जो मैंने पहले भी बताया है कि आपको या तो मैसेज के थ्रू या तो ईमेल के थ्रू आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए बोला जाता है। पार्ट टाइम जॉब में फिर आपसे कहा जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लाइक 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कीजिए। 1000 का आपको 1200 रुपये वापस मिल जाता है। 10,000 का आपको 15,000 वापस मिल जाता है। तो लोग जो हैं शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में इन्वेस्ट, जब उनको इनिशियली उनको रिटर्न भी मिल जाता है, तो रिटर्न मिलने के बाद इनको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी ने लाख किया, किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया, क्योंकि इसमें एक ही विक्टिम नहीं होता है, थ्रू आउट इंडिया लोग ये इस स्कैम में फंस जाते हैं। तो जब इनके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसके बाद ये अपने नंबर, अपनी वेबसाइट, अपना सब कुछ बंद करके जो जितना भी पैसा होता है वो लेके जाते हैं। इसमें यह है कि इसमें भी यहाँ पे हमने देखा कश्मीर में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंस गए हैं। एक और ट्रेंड जो मैं ज़रूरी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, वो है फेक लोन ऐप्स। उसमें क्या है कि प्ले स्टोर में आप देख लीजिए, आप अगर किसी को भी इंस्टेंट लोन चाहिए, छोटा लोन 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, उसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके कोई भी लोन इंस्टेंट लोन ऐप इंस्टॉल करनी है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, बाकी डिटेल्स देनी होती है, तो उसको विदिन 10-15 मिनट्स में पैसे, कोई उसमें मॉर्गेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो पैसा इनको मिल जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, क्रिमिनल्स जब आपको पैसे वापस भरने की बारी आती है या इंटरेस्ट आप भरते हैं, इवन अगर आप इंटरेस्ट भर भी देते हैं या अगर आप सारा लोन वापस दे भी देते हैं, तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों की, क्योंकि उन्होंने आपको, जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो परमिशंस, सबसे पहले लोन ऐप आपको परमिशन मांगेगी कॉन्टैक्ट्स का, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, तो ये परमिशंस ऑलरेडी यूज़र ने दिए होते हैं। तो अब उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके पास आपके फ़ोटोज़ भी हैं, जितने भी परमिशंस हैं वो आपने दिए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही चीज़ उठाते हैं। जैसे उन्होंने उठाया आपके कॉन्टैक्ट्स, उन कॉन्टैक्ट्स को क्या करते हैं, ये मैसेज भेजते हैं। बेसिकली हैरेसमेंट स्टार्ट होता है कि इस बंदे ने हमसे लोन लिया है, ये पे नहीं कर रहा, और तो उसने पे भी किया होता है, लेकिन हैरेसमेंट के तौर पर वो उनके रिश्तेदारों को मैसेज जाती है, उनके दोस्तों को मैसेज, बेचारा वो डर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें भी मैंने देखा कि यहाँ पे लोग हज़ारों में ऐसे फंसे हैं जो फिर वो पैसे एक्सटॉर्शन मनी उनको दे देते थे, इवन अगर उसने सारा लोन वापस दिया होता है। तो उसमें मेरी गुजारिश है लोगों से, इंस्टेंट लोन ना ही लें, अगर लें तो RBI की अप्रूव्ड जो ऐप्स होंगे या जो वेबसाइट्स होंगे, हाँ RBI के अप्रूव जो होंगे वहाँ से ले लें। अदरवाइज़ इंस्टेंट लोन से बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में आगे फंसने वाले हैं। अगर ये फ़ीमेल है तो फ़ीमेल को फोर्ज्ड, उसको उसके फ़ोटो के साथ फोर्जरी करके डॉक्टर्ड ये बना के उसके बाद उसके रिश्तेदारों को भेजा जाता है। तो फीमेल्स की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। आपने एक्सटॉर्शन की बात की, मुझे इससे याद आया, ये बड़ा स्कैम यहाँ पे चला, सेक्स एक्सटॉर्शनिज्म का एक तरह की, वो क्या मामला था, उसमें कितने लोग? सेक्सटॉर्शन बेसिकली क्या है कि सेक्सटॉर्शन ये भी कुछ क्रिमिनल्स हैं, ज़्यादातर जो हमने देखे हैं राजस्थान, भरतपुर,
भरतपुर एक जगह है वहाँ पे, मेवात एक जगह है, वहाँ से ज़्यादातर हमने लोग देखे हैं जो ये काम करते हैं सेक्सटॉर्शन। इसमें क्या होता है, वो रैंडमली किसी को भी एक वीडियो कॉल भेज देते हैं। वीडियो कॉल जो ही किसी ने, जब वो रिसीव करते हैं वीडियो कॉल, तो जब वो रिसीव करता है वीडियो कॉल तो अगले साइड रहता है, तो वहाँ से एक गलत तरीके एक ऑब्सीन एक फीमेल आती है विदाउट क्लॉथ्स, वो आ जाती है। और जब यहाँ से जब वीडियो कॉल होगी तो स्क्रीन पे आपका भी फ़ोटो आ जाता है, जो रिसीवर होता है उसका भी फ़ोटो, ये उसका भी फेस आ जाता है। तो ये फेस सारा जो करते हैं 30 या 40 या 60 सेकंड के लिए रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स उसको यही वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो जो इन्होंने रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें इसका फेस है और अगले साइड से जो है जो कोई फीमेल है, ये वीडियो इसको भेजा जाता है विद कैप्शन कि ये आपका वीडियो जो हम सोशल मीडिया पे हम अपलोड करने वाले हैं, यूट्यूब पे हम अपलोड करने वाले हैं, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो आपको जी ये पैसे देने हैं। तो जो लोग हैं, जिनको जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो वो जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, वो डर जाते हैं इस चीज़ से, फिर वो उनको वो पैसे दे देते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें भी हमने बहुत सारे विक्टिम्स देखे। उसमें प्रिकॉशंस मैं बताता हूँ कि वो क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से, वो कभी अटेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अननोन कॉल है, आपको नहीं पता है कि आगे कौन लोग हैं, कौन कॉल कर रहा है। हाँ, अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ अननोन कॉल्स को कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। ये भी एक टाइप का जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये भी हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये जो अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, साइबर क्रिमिनल्स कई बार डिपार्टमेंट्स को भी निशाना बनाते हैं। हमने पीडीडी का एक केस देखा था जब उनका पूरा वेबसाइट चला गया था। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या बड़े बड़े बैंक्स को इस तरह की परेशानी हुई कभी? देखिए, बैंक के जितने भी बैंक्स हैं वो बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ऑलरेडी वहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी सेटअप होता है। बैंक्स तो वैसे सिक्योरिटी के बगैर काम ही नहीं कर सकता है, उनका अपना एक सेटअप होता है जो साइबर सिक्योरिटी सेटअप होता है कि कोई उनके सर्वर को ना हैक करें या रैंसमवेयर अटैक वगैरह नहीं होना चाहिए। और दूसरा रही बात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट के सर्वर्स हैं, वो उसमें ईयरली बेसिस पे वो ऑडिट करते रहते हैं कि क्या उनमें सही सिक्योरिटी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं हुए हैं, अटैक्स हुए हैं। रैंसमवेयर अटैक भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हुए हैं और कुछ वेबसाइट्स हैक भी हुए हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशंस यही है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें मुझे लगता है ईयरली वो ऑडिट करते रहते हैं कि इसमें वो सारी सिक्योरिटीज़ हैं जो एक वेबसाइट को सेफ रख सकता है या सर्वर्स को सेफ रख सकता है। एक केस आपके पास बड़ा आया था जिसमें आपने दिल्ली से एक शख्स को यहाँ लाया था, वो क्या मामला क्या था? हाँ, ये एक और फ्रॉड है। अभी तक हमने इस पे बात नहीं की। बेसिकली जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो आप आजकल एक और ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो इसमें जेन्युइन भी बहुत सारे हैं। लाइक कि आपने एक पेज बनाया फेसबुक पे, आप ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं। अगर आप सच में ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं, उसके बाद आप अपना उसमें आप एडवर्टीज़मेंट डाल देते हैं या टिकट्स आप देते हैं। अगर मार्केट का वैल्यू 5,000 का है, आप 4,000 में देते हैं, 4,500 में देते हैं, तो बिज़नेस लोग करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या किया है, इसमें जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उन्होंने इसको मिसयूज़ किया है। जिस एक्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, हारून फयाज़ है उसका नाम। हारून फयाज़ क्या करता था, वो आउट ऑफ स्टेट से ऑपरेट करके यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू एड्स डालता था कि डिफरेंट आपको चीप टिकट्स मिलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको सस्ता मिल जाएगा। वो जब लोग वो ऐड देखते थे और उनको लगता था यहाँ कश्मीर का ही बंदा है, वो उस पर भरोसा करके उसको बोलते थे कि चलिए हमें इतने टिकट्स चाहिए या हमें ये सामान चाहिए। उसके बाद उसको सामान वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे उसके अकाउंट में, क्योंकि बगैर पैसे के वो पहले ही बोलता था कि आप पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी। यही करते करते हारून फयाज़ ने कम से कम यहाँ 10 से लगभग 20 लोगों को ना ऐसे चीट किया टिकट्स प्रोवाइड करने में, कोई सामान प्रोवाइड, कपड़े बेचने के चक्कर में लोगों से पैसे लिए, लेकिन ना तो उनको सामान मिला और ना ही उनको कोई टिकट मिली, ना उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ करता था। फिर जब हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उसमें एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो इनिशियली हमने देखा कि ये गोवा में थे, क्योंकि ये लोकेशन चेंज करता था, कभी दिल्ली में कभी गोवा में। फाइनली हमने एफ़र्ट्स करके, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उनने बहुत एफ़र्ट्स करके हमने लास्ट में इसको ट्रैक डाउन किया दिल्ली में। फिर दिल्ली में आईजी साहब की डायरेक्शंस पे एक टीम बनाई गई,
तो वो टीम हमने फिर दिल्ली भेजी। दिल्ली में से उसको हमने अरेस्ट करके लाया और अभी वो जुडिशल कस्टडी में है, यहाँ सेंट्रल जेल में है, वो जुडिशल कस्टडी में। और जितने कंप्लेंट्स हमारे पास है, मुझे लगता है 15 से 20 लोग जिन्होंने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ। सबसे बड़ा केस अगर आपको याद हो, जो अभी तक सबसे ज़्यादा रिकवरी यानी सबसे ज़्यादा राहत लोगों को मिली, वो कौन सा केस था? मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स का था। 33 लाख रुपीज़ था वो, एक लड़का ही था, 33 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए थे इस इन्वेस्टमेंट स्कैम में, उसके लगभग। लेकिन उसके तो मुझे लगता है उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन हम 33 लाख उसको रिकवर करने में कामयाब हो गए थे। वो सबसे बड़ा केस हमने देखा। केस कहाँ का था और उसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े थे? यही इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम जो आगे जो ऐप्स बनाते हैं वो कोई और लोग होते हैं, जो वेबसाइट मैनेज करते हैं कोई और लोग होते हैं, ये जो अकाउंट्स इसमें यूज़ होते हैं मैक्सिमम इसमें हमने आज तक देखा इन्वेस्टिगेशन में फ़ेक अकाउंट सारे होते हैं, सिम कार्ड फेक्स होते हैं, बैंक अकाउंट जितने भी हैं वो सारे फेक होते हैं। तो जब हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जब हम वो सब्सक्राइबर डिटेल्स लाते हैं सिम की, तो वो कहीं वेस्ट बंगाल का होता है, कहीं तमिलनाडु का होता है, लेकिन जब हम देखते हैं उसको ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, तो ऑपरेट कहीं बिहार में होता है, झारखंड में होता है, भरतपुर में, राजस्थान में होता है, दिल्ली में होता है। अकाउंट नंबर्स भी जब हम देखेंगे तो अकाउंट नंबर डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। और जब हम उसकी ATM विड्रॉल देखते हैं तो ATM विड्रॉल हम बिहार में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं। तो वो एक नेक्सस है जितने भी, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है। जब भी साइबर क्रिमिनल इस टाइप के फ्रॉड्स करना चाहता है तो उसको पता है कि मैं अपना एक्चुअल रियल अकाउंट तो नहीं दे सकता हूँ, या अपने एक्चुअल सिम कार्ड से मैं वो कॉल नहीं कर सकता है या मैसेज नहीं कर सकता है। तो ये सारा जो है ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। तो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स फेक इनको मिल जाते हैं, सिम कार्ड इनको फेक मिल जाते हैं, तब जाके ये फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंगली। लोगों से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि वो कैसे बचेंगे किसी भी तरह के फ्रॉड से, चाहे इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हो, चाहे कोई आपको लालच दे के आप लोन जल्दी ले लें, चाहे आप किसी लॉटरी के चक्कर में आ जाएं। क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? हर चीज़ में डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक एक करके ही बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो बातें ये सुन रहा है, जो मेरी बातें सुन रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली को आप गाइड कीजिए, अपनी फैमिली को बता दीजिए, अपने रिश्तेदारों को बता दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, सो दैट जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हों, जितने लोगों को ये बात पता चल जाएगी, कम से कम वो इन साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में नहीं फंसेंगे। लाइक हम KYC की बात करेंगे। KYC एक मैसेज आती है आपके फ़ोन पे कि आपका सिम कार्ड 24 आवर्स में बंद हो रहा है। तो इसमें आपको हमेशा जितने भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, आइडिया, वोडा है, हर एक अपने कस्टमर केयर, अपने उनके रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, कस्टमर केयर नंबर्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी मैसेज आ गई कि आपका सिम बंद होने वाला है, लाइक अगर आपके पास जियो का सिम है, यू कैन कॉल डायरेक्टली जियो कस्टमर केयर। जियो कस्टमर केयर आपको कहेगा कि इवन जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी मैसेज आती है कि हम कभी भी अपने कस्टमर्स को कॉल नहीं करते हैं कि आपका सिम बंद होने वाला है, कोई KYC वो नहीं करते हैं। तो उसमें जिस नंबर को आप वापस कॉल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस नंबर को वापस कॉल कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ उस नंबर को कॉल करके आप जितने भी कस्टमर केयर, आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको आप कॉल कीजिए, वो आपको गाइड करेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब अगर आपने गलती से कॉल कर भी दी तो बेटर ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से वो कह रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। जो ऐप वो आपको कह रहा है कि डाउनलोड करने के लिए, जैसे AnyDesk ऐप है, इसमें AnyDesk ऐप एक ऐसी ऐप है जो आप अपने फ़ोन का आप एक्सेस दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो क्यों आप एक्सेस दे रहे हैं? जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आप उस ऐप के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि ये ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। एटलीस्ट जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लिए ये कौन सी ऐप है, वहाँ आपको पता चलेगा कि आपका एक्सेस मिल रहा है दूसरे को। एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब जो आप ऐप मुझे कह रहे हैं कि इंस्टॉल करने के लिए, ये तो आप मेरा एक्सेस ले रहे हैं। उसके बाद वो उस ऐप का आप उसको पासवर्ड भी दे देते हैं, बिना सोचे समझे किसी एक बंदे को आप ये सारी डिटेल्स दे देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपका सिम बंद होने वाला है। मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, इवन अगर आपका सिम बंद भी होगा तो मतलब इतनी क्या होगा कि एक सिम ही बंद होगा ना। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोर पे जाएंगे, आपको 10 मिनट में आज आपका सिम मिल जाता है। तो लेकिन आप उस सिम
कि बचाने के चक्कर में आपने जितनी भी मेहनत से जो आपने कमाए होते हैं पैसे, वो आप गंवा देते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। हो गया केवाईसी की बात। इन्वेस्टमेंट वाला मैं पार्ट दूंगा, कभी शॉर्टकट आप इस्तेमाल मत कीजिए। जो शॉर्टकट हम मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। पैसे कमाना अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट्स में नहीं। आप इन्वेस्टमेंट स्कैम आप देख लीजिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 5,000 2,000, चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ, कोई कर लेता है, मैं जी करूँगा। लेकिन फिर जब आप लालच में आ जाते हैं, जब आपको रिटर्न मिल जाता है 5,000 10,000 का, फिर आप लाखों उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उसमें फंसते हैं। जितने जहाँ पे भी है, जो भी वेबसाइट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रही है, जो भी जो भी ऐप आपको मिल रही है, उस ऐप में आप प्लीज़ आप मेक श्योर कि ये ऐप जो है RBI की होगी। अगर इन्वेस्टमेंट वाली ऐप है, ट्रेडिंग वाली ऐप है, तो ये आप देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके इस ऐप के बारे में पता कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, जिनको इनके बारे में पता होगा, आप किसी को बोल के पता कर सकते हैं कि ये ऐप सही है कि नहीं है। तो मेहरबानी करके इन ऐप्स को डाउनलोड मत कीजिए। इन पे आप इन्वेस्टमेंट मत डालिए, अपने पैसे मत डालिए ऐसे विदाउट कंफर्मिंग कि क्या ये सही है या गलत है। खाली लेजिटिमेट वेबसाइट्स या जो RBI के अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं, उन पे आप अगर ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ठीक है। मुझे लगता है, जो मैंने आज तक देखा, इंस्टेंट लोन कभी मत लीजिए आप। एक और जो रिसेंटली जो अभी हमने बात की, फेक व्हाट्सएप, तो इसमें क्या है कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, डिग्नेटरीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके फ़ोटोज़ तो अवेलेबल होते हैं हर जगह। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो किसी का भी फ़ोटो मिल जाता है। तो फ्रॉडस्टर्स जो देखते हैं कि जो फ़ोटो किसी वेबसाइट फेक व्हाट्सएप नंबर पे आप वो डाल के, फिर उनके फ्रेंड्स हैं, वो पुलिस को मैसेज की जाती है कि आप, मुझे पैसे की ज़रूरत है या गिफ्ट कार्ड्स की ज़रूरत है या कुछ और फेवर की ज़रूरत है। तो उसमें मेरी ये है कि जब भी आप ऐसा कहीं पे भी देखते हैं तो उस नंबर को आप रिपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आप रिपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम लोग रिपोर्ट करेंगे, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर नहीं तो आप साइबर पुलिस स्टेशन डायरेक्टली आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे एक फ़ोन नंबर भी है 9596770555 हमारा नंबर एक है एक्सक्लूसिव, आप उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का एक पेज है और हमारा ट्विटर का भी पेज है। और जितने भी अभी तक मैंने जितने भी ये साइबर क्राइम्स आपसे डिस्कस किए हैं, हर एक क्राइम पे हमने ऑलरेडी एडवाइजरीज डाले हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी है और हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी है। शुक्रिया रियाज साहब। आज की तारीख में जब कोई शख्स प्राइवेट नहीं रहा, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं हमारी पूरी डिटेल्स, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, किसी जानकारी को चाहते हैं, तो आपकी पूरी जानकारी लोगों तक है। आप ये सोचिएगा कि आपकी चाहतें क्या हैं, आप कौन सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो इसी का फ़ायदा, कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा जो फ्रॉडस्टर्स है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, वो इसी जानकारी को लेकर फिर आपके पास आ जाते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारी साइबर पुलिस इस पे लगी रहती है, लेकिन सबसे अहम ये है कि इनके पास हम कंप्लेंट लेके आएँ, घबराएं ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की किसी की भी जानकारी, अगर किसी को ये लगे कि मेरी जानकारी आवाम तक नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुँचेगी, लेकिन आपके साथ साथ और लोग भी इससे बच सकते हैं।